दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की की शादी होती है। वह मजबूरी में शादी तो कर लेती है, लेकिन कॉलेज के अपने बॉयफ्रेंड से किए गए वादे को निभाते हुए सुहाग रात में अपने पति से कहती है कि मुझे छूना नहीं, मैंने किसी से ये वादा किया है। जिसे सुनकर उसका पति सन्न रह जाता है, किंतु पति तो पति होता है। एक दिन पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह अपने पति से लिपट करके रोने लगती है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एस.आर. सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्रतापगढ़ जनपद के एक गांव में प्रेम नारायण सिंह रहते थे, जो गांव के बहुत बड़े आदमी थे, जिनके पास करीब 30 एकड़ ज़मीन थी। उनका एक बेटा था रौनक, जो प्रतापगढ़ में ही बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। रौनक की बैंक में नियुक्ति होने के बाद बहुत लोग उसकी शादी के लिए आ रहे थे। वहीं जगदीश सिंह लखनऊ में PWD विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत थे, जो मूलतः प्रतापगढ़ जनपद के निवासी थे। उनकी इकलौती बेटी रानी थी, जो MA करने के बाद कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। उसकी शादी के लिए जगदीश सिंह प्रतापगढ़ में अपने कुछ रिश्तेदारों दोस्तों से बात किए। एक दोस्त ने रौनक के बारे में बताया कि लड़का बैंक में मैनेजर है और गांव में भी उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है। जगदीश सिंह जब रौनक के बारे में जानते हैं तो उन्हें यह शादी समझ में आती है और एक दिन छुट्टी के दिन वह प्रतापगढ़ में आ जाते हैं और रौनक के घर पहुंच जाते हैं। रौनक के पिता प्रेम नारायण सिंह को अपनी बेटी रानी का फ़ोटो और बायोडाटा देते हैं, जिसे देखकर प्रेम नारायण सिंह कहते हैं कि लड़की पसंद है, अब आप हम लोगों को किसी दिन उसे दिखा दीजिए, फिर आगे हम लोग शादी के बारे में सोचते हैं। इसके एक सप्ताह बाद जगदीश सिंह लखनऊ के एक मैरिज हॉल में इन लोगों को बुलाते हैं और रानी को वहाँ दिखाते हैं। रानी को देखने के बाद सब लोग रानी को पसंद कर लेते हैं। फिर जगदीश सिंह और प्रेम नारायण सिंह शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। 10 मई 2022 को रौनक के साथ रानी की धूमधाम से शादी हो जाती है और अगले दिन वह दुल्हन के रूप में प्रतापगढ़ आ जाती है। रात को जब रौनक सुहाग रात के कमरे में रानी के पास पहुंचता है तो देखता है कि रानी बिना घूंघट के बेड पर बैठी हुई है। रानी 16 श्रृंगार में दुल्हन के रूप में आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर रौनक मन ही मन खुश होता है कि मुझे इतनी खूबसूरत चाँद जैसी पत्नी मिली हुई है। फिर वह बेड पर बैठता है और जैसे ही वह बेड पर बैठता है, रानी पीछे सरक लेती है और रौनक से कहती है कि प्लीज़ आप मुझे छूइए नहीं, आप मुझसे दूर रहिए। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं अपने पति के पास से बिना पति को छुए लौट आऊँगी। यह सुनने के बाद रौनक सन्न रह जाता है। फिर वह कहता है कि ठीक है, मैं आपको छू नहीं सकता, लेकिन आपसे बातें तो कर सकता हूँ। रानी कहती है कि हाँ, आप हमसे बातें कर सकते हैं। इसके बाद रौनक जो रानी के लिए मिठाई लाया होता है वह डिब्बा खोलता है और रानी के सामने रख देता है। रौनक कहता है कि इस मिठाई को मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाह रहा था, लेकिन आपने छूने से मना कर दिया, तो फिर मैं कैसे आपको खिला सकता हूँ, आप इसे खा लीजिए। रानी उसमें से एक पीस उठाती है और खाने लगती है। फिर रौनक बोतल और गिलास लेता है। गिलास में बोतल से पानी गिरा करके रानी
के सामने पीने के लिए रख देता है। रानी पानी पीती है और फिर रौनक गिलास और बोतल वहाँ से किनारे हटा देता है। फिर वह एक ट्रे उठाता है जिसमें सेब और कुछ फल काट करके रानी के पास रख देता है और कहता है कि आप इसे खा लीजिए। रानी उसमें से एक एक टुकड़ा खाने लगती है। तभी रौनक दरवाज़ा बंद करता है और एक चटाई नीचे फर्श पर बिछा करके बेड से तकिया लेकर उस पर सो जाता है। कुछ देर बाद ही रौनक को नींद आ जाती है, लेकिन रानी को काफ़ी रात तक नींद नहीं आती। वह करवटें बदलती रहती है। जब भी वह रौनक की तरफ करवट बदलती तो देखती कि रौनक आराम से सो रहा है। फिर वह मन ही मन यह सोचती कि मैं तो सोच रही थी कि यह कहने के बाद वह गुस्सा हो जाएंगे, मुझसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन ये तो मुझे कुछ नहीं बोले और आराम से सो रहे हैं। फिर रानी को यही सब सोचते हुए काफ़ी देर तक नींद नहीं आती। सुबह होता है और रौनक कमरे से बाहर आ जाता है। फिर वह तैयार होता है और बैंक पर 10 बजे वहाँ पहुँच जाता है। बैंक पर पहुँचने के बाद सारे स्टाफ रौनक के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि सर, भाभी के साथ पहली रात कैसी रही? रौनक कहता है कि अच्छी रही, आराम से कटी। फिर एक स्टाफ कहता है कि भाभी का पहली रात का व्यवहार और प्यार कैसा रहा? रौनक कहता है कि अच्छा रहा। इसके बाद रौनक मिठाई मंगवाता है, चाय मंगवाता है और पूरे स्टाफ को मिठाई खिलाता है, सबको शादी की पार्टी देता है। अगले दिन फिर रात को रौनक रानी के पास पहुंचता है तो रानी से पूछता है कि आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? इस पर रानी कुछ नहीं बोलती, वह चुप रहती है। फिर रौनक जो उसके लिए पीने के लिए वहाँ दूध रखा होता है वह रानी के सामने रख देता है और कहता है कि इसे आप पी लीजिए। रानी उस दूध को पीने लगती है। फिर रौनक ट्रे लेता है और उसमें कुछ फल काट करके रानी के सामने रख देता है और खाने के लिए कहता है। फिर वह गिलास लेता है और उसमें पानी गिरा करके रानी के सामने रख देता है। रानी फल खाने के बाद पानी पीती है। रौनक गिलास और बोतल वहाँ से हटाता है। इसके बाद रौनक दरवाज़ा बंद करता है और चटाई लेता है। बेड से तकिया लेने के बाद वह फर्श पर चटाई बिछाता है और उसी पर सो जाता है। रानी रौनक को फर्श पर चटाई पर सोया हुआ देखती रहती है। फिर सुबह होता है। रौनक कमरे से बाहर जाता है। रौनक की माँ रौनक से कहती हैं कि बहू के आने के बाद यह पहला सोमवार है, इसलिए बेटा मैं चाह रही हूँ कि आप बहू को शंकर जी के स्थान पे ले जाओ और वहाँ जल चढ़वा लाओ। रौनक कहता है कि ठीक मम्मी, आप उनसे कह दीजिए कि वह तैयार हों और मैं तैयार हो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद रौनक भी तैयार हो जाता है और रानी तैयार हो करके बाहर निकलती है और रौनक उसे कार पे बैठा करके शंकर जी के मंदिर की तरफ चल देता है। मंदिर पे पहुंचने के बाद रानी वहां जल चढ़ाती है, पूजा पाठ करती है। रौनक भी वहां जल चढ़ाता है और माथा टेकता है। वहां पूजा पाठ करने के बाद रौनक रानी से कहता है कि चलिए कुछ खा लीजिए। रानी कहती है कि नहीं, घर चलिए, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। फिर दोनों कार में आकर के बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद रौनक रानी से पूछता है कि आपने भगवान से क्या मांगा? रानी कहती है कि हमने तो कुछ नहीं मांगा। फिर रानी कहती है कि आपने क्या मांगा? रौनक कहता है कि मुझे क्या मांगना है, जो मांगा था वह मिल गया।
रानी कहती है कि आपने क्या मांगा था जो आपको मिल गया। रौनक कहता है कि आप बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगा। रानी कहती है कि नहीं, पहले आप बताइए कि आपने क्या मांगा और आपको क्या मिल गया। रौनक कहता है कि आप बता देंगी तो मैं भी बता दूंगा। रानी कहती है कि मैंने जब कुछ मांगा ही नहीं तो आपको क्या बताएं। फिर रौनक कहता है कि ठीक है, बाद में आपको कभी हम बता देंगे कि हमने क्या मांगा और हमें क्या मिल गया। इसके बाद रौनक वहाँ से कार स्टार्ट करता है और वह सीधे घर आ जाता है। घर पर आने के बाद वह फिर तैयार होता है और 9:30 बजे बैंक के लिए निकल लेता है। समय गुजर रहा था। 2 दिन बाद रानी की विदाई का समय आ गया। रात को रौनक रानी के पास पहुंचता है तो रानी से पूछता है कि आप हमसे क्या लेंगी। तो रानी कुछ नहीं बोलती। फिर रौनक कहता है कि अगर आप कुछ हिंट दे दें तो मुझे आपके लिए वो सब सामान खरीदने में सुविधा हो जाएगा। रानी इसका भी जवाब नहीं देती। इसके बाद रौनक फिर फर्श पे चटाई बिछाकर नीचे सो जाता है और रानी बेड पर सो जाती है। अगली रात रौनक रानी के लिए सामान लेकर रात को जब उसके कमरे में प्रवेश करता है, रानी जब इन सब सामानों को देखती है तो पूछती है कि इतना सब आप क्या ले आए हैं। रौनक कहता है कि आपके लिए 2 सूट और 2 साड़ी। और उसके बाद फिर वह एक डिब्बा खोलता है जिसमें रानी के लिए वह एक सोने का हार लाया होता है, जिससे रानी के सामने रखते हुए रौनक रानी से कहता है कि मैं तो इसे अपने हाथ से आपके गले में पहनाना चाह रहा था, लेकिन आपकी इजाज़त नहीं है। फिर हम कैसे पहना सकते हैं? आप इसे पहन कर दिखाइए कि आप इसे पहनने के बाद कितना सुंदर लगेंगी। इसके बाद रानी कहती है कि रहने दीजिए, रात में सोना है, क्या पहने। और फिर वह हार को उस डिब्बे में रख देती है। अगले दिन रानी की विदाई हो जाती है और वह शाम को लखनऊ पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद फिर वह कंप्यूटर की पढ़ाई में लग जाती है और एक दिन वह कंप्यूटर की पढ़ाई करके आ रही थी, तभी रास्ते में उसकी एक सहेली उससे मिलती है। वह रानी के मांग में सिंदूर देखने के बाद कहती है कि तुम तो यार चोरी चोरी से शादी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। रानी कहती है कि छोड़ो यार, ये शादी भी कोई शादी है, मैंने तो अपने पापा की वजह से ये शादी कर लिया। तुम जानती ही हो कि वह हार्ट के पेशेंट हैं, इसलिए मैंने चाह करके भी पापा को नहीं मना कर पाई और उनका दिल रखने के लिए मैंने शादी कर लिया। तुम जानती हो कि मेरा और विनय का क्या रिश्ता है। रानी की सहेली कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। इसके बाद सामने एक लस्सी की दुकान पर दोनों जाती हैं और वहाँ लस्सी पीती हैं, जिसका पैसा रानी देती है। और इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। समय गुजर रहा था और करीब 1 महीना बाद दोपहर में 12 बजे एक दिन रानी के घर का बेल बजा। रानी के माँ ने रानी से कहा कि जा कर के बेटा देखो कौन आया है। रानी ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने रौनक खड़ा है। इसके बाद रानी ने दोनों हाथ जोड़ करके रौनक को नमस्ते किया। फिर रौनक से वह बोली कि आइए, अंदर आइए। रौनक को फिर वह ले जा कर के गेस्ट रूम में बैठाती है और अपनी माँ से जा कर के बताती है कि प्रतापगढ़ से वह आए हैं। फिर उसकी माँ रौनक के पास आती है, जिसे देखने के बाद रौनक
रानी की माँ का पैर छूता है और रानी की माँ रौनक को आशीर्वाद देती हैं। फिर वह रौनक से कहती हैं कि बेटा बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। फिर वह अंदर जाती हैं और जल्दी जल्दी अपनी बेटी रानी से पानी भिजवाती हैं। रानी पानी लेकर के आती है। इसके कुछ देर बाद फिर रानी की माँ चाय और नमकीन लेकर के रौनक के पास आ जाती हैं। फिर वह घर का हाल चाल पूछती हैं कि बाबू और सब क्या हाल चाल है घर का। रौनक कहता है कि सब लोग ठीक हैं मम्मी जी, और मैं बैंक के काम से लखनऊ में आया था, इसलिए सोचा कि आप लोगों से भी मिल लूं। रानी की माँ कहती हैं कि क्यों नहीं बेटा, यह आपका ही घर है, आना चाहिए, हम लोग तो चाहते हैं कि आप आते रहिए। फिर रौनक रानी की माँ से पूछता है कि पापा जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो रानी की माँ कहती हैं कि वह किसी अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, थोड़ी देर में वह आ जाएंगे। इसके बाद रानी की माँ किचन में आ जाती हैं और रानी से कहती हैं कि बेटा जा कर के बाबू के पास बैठो, बातें करो। रानी फिर रौनक के पास आ जाती है। रौनक चाय पी रहा होता है और रानी को देख रहा होता है। रौनक रानी से कहता है कि आप कैसी हैं और क्या हालचाल है। रानी कहती है कि मैं ठीक हूँ, और मम्मी और पापा कैसे हैं। रौनक कहता है कि वो लोग भी ठीक हैं और हम भी ठीक हैं। इसके बाद रानी की माँ रौनक के लिए नाश्ता लेकर के आती हैं और फिर वह बगल बैठ कर के रौनक को नाश्ता कराती हैं। रानी की माँ रौनक से कहती हैं कि बहन जी और भाई साहब कितने अच्छे हैं, दहेज की कोई बात तक नहीं किया उन्होंने। फिर रानी की माँ कहती हैं कि बाबू शादी में हम लोग से कोई कमी तो नहीं रह गई। रौनक कहता है कि नहीं मम्मी, आप लोगों में कोई कमी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। जब यह रौनक कह रहा होता है तो रानी उसे देख रही होती है। इसके बाद रानी की माँ रौनक से कहती हैं कि बेटा आज रुकिए, कल घर जाइएगा। रौनक कहता है कि नहीं मम्मी जी, टाइम नहीं है, जाना पड़ेगा, बैंक में ऑडिट हो रहा है। वह तो बैंक का काम था इसलिए मैं लखनऊ आ गया, नहीं तो बिल्कुल टाइम नहीं था आने के लिए। इसके बाद रानी की माँ रानी के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटा तैयार हो जाओ और बाबू को लखनऊ में चिड़ियाघर और कुछ खास जगह पर ले जाओ, साथ घुमा लाओ। इसके कुछ देर बाद रानी तैयार होकर के रौनक के पास आ जाती है। रौनक और रानी दोनों कार पर बैठते हैं और चिड़ियाघर पहुंच जाते हैं। वहां घूमते हैं। रौनक रानी को एक होटल में ले जाता है, कहता है चलिए कुछ खा लीजिए। रानी कहती है कि अभी तो घर पे हम लोग खा के आए हैं, क्या खाना है, भूख नहीं है। इसके बाद रौनक एक शोरूम में रानी को ले जाता है और कहता है चलिए कुछ कपड़े खरीद लेते हैं। जहाँ रौनक रानी के लिए 2 महंगी महंगी साड़ियाँ और 2 सूट खरीदता है। रानी कहती है कि अपने लिए तो आप कुछ लिए ही नहीं। रौनक कहता है कि मैं तो अपने लिए प्रतापगढ़ में भी ले लूँगा, आपके लिए यहाँ लेना है। फिर कपड़ा खरीदने के बाद वहाँ से बाहर रौनक निकलता है और वह एक ज्वेलरी के शोरूम में जाता है, जहाँ रानी के लिए सोने की अंगूठी लेता है। वहाँ से निकलने के बाद फिर दोनों आते हैं और कार में बैठते हैं। घर पहुँचने के बाद फिर रौनक को चाय पानी उसकी माँ लाती हैं और उस समय रानी के पापा भी घर पे रहते हैं। रौनक रानी के पापा का वह पैर छू करके उन्हें प्रणाम करता है। फिर वह हाल चाल पूछते हैं कि बाबू और क्या हाल चाल है, और भाई साहब कैसे हैं, बहन जी कैसी हैं, और आप कैसे हैं। रौनक कहता है कि हम लोग ठीक हैं पापा जी, बैंक का कुछ काम था इसलिए लखनऊ आया था,
मैं सोचा आप लोगों से भी मिल लूँ। रानी के पापा कहते हैं कि बहुत अच्छा किए बाबू जो आप यहाँ चले आए, हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग आते जाते रहिए। फिर उसके पापा कहते हैं कि बेटा आज रुकिए, तो रौनक कहता है कि नहीं पापा जी, टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं निकल जाऊंगा। इसके बाद फिर रानी की माँ रौनक के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हैं। रौनक खाता है और शाम को करीब 5 बजे वह लखनऊ से प्रतापगढ़ के लिए निकल लेता है। उधर रानी झोले से जब कपड़ा निकालती है तो देखती है कि उसमें एक लिफाफा है। लिफाफा जब खोलती है तो उसमें देखती है कि 500 का नोट का एक बंडल है जो 50,000 रुपया है। अगले दिन रानी करीब 10 बजे रौनक को फ़ोन करती है और पूछती है कि कैसे हैं आप, क्या हालचाल है। रौनक कहता है कि आपको हमारी कैसे याद आ गई। रानी इस पर कुछ नहीं बोलती, फिर कहती है कि आपको इस तरह पैसा रखने की झोले में क्या ज़रूरत थी। रौनक कहता है कि मेरा सब कुछ आपका ही है, फिर आप इस तरह से क्यों सोच रही हैं, क्यों कह रही हैं, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, सारा कुछ तो आपका ही है। रानी कहती है कि अच्छा। रौनक कहता है कि हाँ, मेरा सब कुछ आपका है। इसके बाद रानी कहती है कि ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। रौनक कहता है कि ठीक है, मैं भी व्यस्त हूँ, बैंक में बैठा हूँ। इसके 2 दिन बाद रानी को उसकी एक सहेली मिल गई, जिसे देखकर रानी ने उससे पूछा कि यार तुम तो बहुत दुबली हो गई हो, क्या हो गया था तुम्हें। सहेली कहती है कि यार पूछो मत, बस मैं बच गई, यही गनीमत है। रानी कहती है कि क्या हो गया था यार तुम्हें। रानी की सहेली कहती है कि यार मैं तो बर्बाद हो गई, मुझे उसने कहीं का नहीं छोड़ा। फिर रानी कहती है कि किसने। वह कहती है कि विनय ने मेरा सब कुछ लूट लिया। एक बार उसने बच्चे का अबार्शन करवाया और इसके बाद दोबारा भी उसने करवाया, तो लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगी। विनय ने मेरा 2 अबार्शन करवाया। पहले अबार्शन में ही मैं बहुत दुबली हो गई थी। 6 माह बाद उसने दोबारा अबार्शन करवाया, जिसमें इतनी ब्लीडिंग हो गई कि मैं मरते मरते बची। यह सुनने के बाद रानी चौंक जाती है कि विनय ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सहेली कहती है कि हाँ रानी, वह मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। फिर वह मन ही मन यह सोचने लगती है कि विनय मुझसे भी मिलने के लिए कितना फोर्स कर रहा था, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि शादी के पहले मुझे छूना नहीं, मैं छूने नहीं दूंगी। इसके बाद दोनों वहाँ चाय पीते हैं। फिर उसकी सहेली अपने घर और रानी अपने घर आ जाती है। रात भर रानी को नींद नहीं आती, वह विनय के बारे में सोच रही होती है और करौटे फेर रही होती है। इसके 1 सप्ताह के बाद प्रेम नारायण सिंह का रानी के पिता जगदीश सिंह के पास फ़ोन आता है कि भाई साहब, रानी को गए 2 महीना हो गया, आप उसे भेज दीजिए। जगदीश सिंह कहते हैं कि ठीक भाई साहब, 3 दिन के बाद आप आ जाइएगा और रानी को लिवा जाइएगा। फ़ोन कटने के बाद वह अपनी पत्नी से बताते हैं। फिर रानी की विदाई की तैयारी में रानी के माता पिता लग जाते हैं। इसके 3 दिन बाद रानी प्रतापगढ़ आ जाती है। रौनक रात को जब रानी के पास पहुंचता है तो रानी रौनक से लिपटकर रोने लगती है और कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। रौनक कहता है कि आपने तो कोई गलती ही नहीं किया है, फिर आप इस तरह से क्यों माफ़ी मांग रही हैं। रानी कहती है कि आपकी यही अदा तो मुझे बेचैन कर दी,
मेरा दिल चुरा ली। इसके बाद दोनों एक दूसरे के मोहब्बत में इस कदर खो जाते हैं कि कब सुबह होता है इन्हें पता नहीं चलता। इसके एक सप्ताह के बाद रौनक और रानी हनीमून मनाने के लिए गोवा चले जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।